हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में और हमारी सीरीज़ में जिसमें हमने स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स को। आज ये हमारा सेकंड सेशन है। आई होप कल वाले सेशन को आपने पसंद किया होगा। तो आज उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आज की डेट के यानी कि कल की डेट के जो भी क्वेश्चंस जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है और साथ ही सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और इसके आसपास से अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसे भी बहुत आसानी से कर पाएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 20 सितंबर 2022 यानी कि आज के प्रमुख करंट अफेयर्स को। तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन। हमारे करंट अफेयर्स में खास बात ये रहेगी कि लास्ट में हम लोग एक क्विज लेते हैं। जो भी क्वेश्चंस के साथ मैं आपको जो डिटेल बताऊंगी उन्हीं से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपका ये जो करंट अफेयर्स है वो क्लास के अंदर ही बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ऑप्शंस आपके पास अंशु मलिक, बजरंग पूनिया, रवि दहिया एंड फोर्थ है दीपक पूनिया। तो आपको बताना है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने विश्व कुश्ती जो चैंपियनशिप था इसके अंदर 4 मेडल जीते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में कुछ थोड़ी और बातें जान लेते हैं। सर्बिया के बेलग्रेड में हो रहा था और कौन सा कितना वर्ग था 65 किलोग्राम, ये इनका कैटेगरी थी जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और साथ ही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ये हैं बजरंग पूनिया। ओके, उसके बाद में इसी प्रतियोगिता में पहले कुछ दिनों पहले यानी कि 14 सितंबर को महिलाओं के 53 किलोग्राम की कैटेगरी में विनेश फोगाट ने भी एक कांस्य पदक जीता था। क्लियर, ये भी कुछ इसी के साथ आपको ध्यान रखना है। आगे चल लेते हैं कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि बर्मिंघम में 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, आपके एग्जाम में ना स्पोर्ट्स से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो स्पोर्ट्स पे आपको बहुत अच्छा खासा ध्यान देना है। देखिएगा कुश्ती में भारत ने कुछ स्वर्ण पदक जीते हैं और ध्यान रखिएगा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कुश्ती के लिए है, भारत में कुश्ती की गवर्निंग बॉडी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। क्लियर, ये कुछ ध्यान रखिएगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये हमारे भारत में एक गवर्निंग बॉडी है कुश्ती को लेकर और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। उसके बाद में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, इन सभी ने जो 2022 में बर्मिंघम में हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है। ऑप्शंस आपके पास हैं बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, सेकंड है मुंबई फुटबॉल क्लब, थर्ड है फुटबॉल क्लब गोवा एंड फोर्थ है मोहन बागान। ओके, यहाँ पे इसका आंसर कीजिएगा कि क्या होगा अपना पहला और डूरंड कप का। यहाँ से बहुत सारी बातें आज आपको पता चलेंगे। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, इसने ही ये जीता है और डूरंड कप। ठीक है, कौन सा संस्करण है 131वां संस्करण। अब यहाँ पे कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, ये बेंगलुरु का 7वां घरेलू खिताब है और इसके जो कैप्टन है वो है सुनील छेत्री और 2021 का जो फुटबॉल विजेता था वो था गोवा। ठीक है, अभी का 2022 का है बेंगलुरु और 2021 का था गोवा था। अब यहाँ से ना डूरंड कप वगैरह यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपने अपने एग्जाम में देखे होंगे, तो डूरंड का ध्यान रखिएगा, ये फुटबॉल से रिलेटेड डूरंड कप आपने सुना होगा, तो ये आपका संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो डूरंड कप के नाम से आप जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा और ये एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है, यानी हर साल ये होने वाली एक प्रतियोगिता है। पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित की गई थी।
टूर्नामेंट ये जो है ना एशिया में सबसे पुराना है, ठीक है, और दुनिया में तीसरा सबसे पुराना है। एशिया का तो सबसे पुराना है और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि डूरंड कप किससे संबंधित है तो आपका आंसर होगा फुटबॉल से संबंधित है। ओके, अब जब हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं फुटबॉल की तो फीफा को क्यों छोड़ें भाई, ठीक है, फीफा के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको। इसका गठन होता है 1904 में, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, कहाँ पे, ज्यूरिक। अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो और विश्व कप 2022 होने वाला है कतर में, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। फीफा का फुल फॉर्म क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, उसके अलावा डूरंड कप क्या है, ये सारी बातें। नेक्स्ट है, किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? ऑप्शंस, अंडमान निकोबार, सेकंड गोवा, थर्ड दमन एवं दीव और फोर्थ है केरला। ठीक है, देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल घोषित किया गया है। आप लोग जानते हैं ये आपका जो एरिया है ये बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि जैव विविधता, एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु देखने को मिलते हैं, उसे ही आप कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने ही ये अनाउंस किया था, इन्होंने ही ये घोषित किया था कि अंडमान और निकोबार जो है ये भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के सभी गांवों को हर घर, मतलब जो भी यहाँ पे पानी आता है वो काफ़ी अच्छा है, और साथ में यहाँ पे हर गांव में या हर घर में शौच है, तो ये कैसा बन गया है, शौच मुक्त, इसी वजह से इसे सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। ओके, अब कुछ बातें जान लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार ये हमारा यूनियन टेरिटरी है। आप यहाँ पे देखेंगे इस तरफ है अरेबियन सी, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और नीचे है हमारा हिंद महासागर। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं एक द्वीप के रूप में छोटे छोटे से द्वीप हैं, यही है हमारा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये है अंडमान ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा है निकोबार। इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसकी एक पीक आती है जो कि सबसे बड़ी पीक है सेडल पीक, और हमारा जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो भी इसी एरिया में है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से कुछ बातें और जान लीजिएगा। इनके उपराज्यपाल, क्योंकि जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होता है और वहाँ पे आपको उपराज्यपाल ही देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे उपराज्यपाल है एडमिरल DK जोशी, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 3 हैं। तो ये कुछ बातें किसके बारे में है, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शंस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सेकंड है गृह मंत्री अमित शाह, थर्ड है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एंड फोर्थ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है आपके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और इन्होंने ही पुलवामा में 120 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज समर्पित किया है, ताकि लोगों में थोड़ा सा, जो भी वहाँ की यूथ है वो थोड़ा सा उत्साहित हो। ठीक है, युवाओं को सशक्त बनाना, आत्मविकास को सक्षम बनाना और कौशल को बढ़ाना है, इसी वजह से इन्होंने 120 फीट ऊंचा ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अब थोड़ी सी बातें जान लेते हैं जम्मू और कश्मीर। यहाँ पे मैं थोड़ा मैप लेना भूल गई हूँ, तो हमारे ऊपर ऊपर नॉर्थ में आता है जम्मू कश्मीर। तो पहले ये यूनियन टेरिटरी, पहले ये आपका स्टेट था और उसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनको अलग कर दिया गया था। अब दोनों ही क्या है, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो श्रीनगर और जम्मू है, गर्मी में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू हो जाती है। ओके, केंद्र शासित प्रदेश है, कब बना है, 31 अक्टूबर 2019 को, और 31 अक्टूबर को ही हम लोग यूनिटी डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, यूनिटी डे। ओके, यस,
नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है। अभी कुछ दिनों पहले ट्रेंडिंग में भी था ना कि एक ऐसा डे होना चाहिए, और क्यों, किस नीति के अकॉर्डिंग है, वो सारी बातें देखेंगे। कर्नाटका, बिहार, गोवा या फिर गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बिहार है। ठीक है, बिहार की सरकार ने निर्णय लिया है कि हफ्ते के अंदर या सप्ताह के अंदर एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बच्चे स्कूल में बैग नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा भी तो होना चाहिए ना, जब, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, उनको खेलना भी है, सब कुछ करना है। तो एक दिन ऐसा होगा जब बच्चे सिर्फ खेलेंगे, ठीक है, उसके माध्यम से उनको स्किल, उनके अंदर स्किल को डेवलप करना, उन्हें सशक्त बनाना, इसी वजह से निर्णय लिया गया है। और ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सरकार ने लिया है, तो बिहार सरकार ने लिया है। कौन सी नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई है उसी के अकॉर्डिंग ये निर्णय लिया गया है, यह नई पहल है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सप्ताह में कम से कम एक दिन और 1 घंटा ऐसा होगा। आगे चलिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब बिहार की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार का पहला रबर डैम जो है वो फाल्गु नदी पर बनाया गया है। बिहार राज्य के जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच में एक रेल सेवा शुरू की गई है। ठीक है, नेपाल और बिहार के बीच में एक रेल सेवा शुरू की गई है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान यानी कि रिसर्च जो सेंटर है वो पटना में बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट आपके पास छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस यानी कि रेड पांडा डे 2022 कब मनाया गया है। आपके पास ऑप्शंस है ये 15, 16, 17, 18। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 17 सितंबर को मनाया गया है। अब रेड पांडा डे क्यों मनाया जाता है, या जब भी हम कोई डे अनाउंस करते हैं तो वो इसी वजह से, ताकि उनको हम कंजर्व कर पाएँ, उनको हम संरक्षित कर पाएँ, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, विलुप्ति के कगार पर आ रहे हैं। तो इसी वजह से इनको संरक्षित करने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, इसी वजह से ये कुछ दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, तो 17 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया गया है। अब यहाँ पे अब कब मनाया जाता है, तो हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार इस दिन को पहली बार 2010 में मनाया गया था, और किस वजह से, संरक्षण के मुद्दों पर, ताकि हम इनको रिजर्व कर पाएँ, इनको संरक्षित कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे कि भारत है, नेपाल है, भूटान, उत्तरी म्यांमार, मध्य चीन के जो वर्षा पर्वतीय जंगल हैं, जहाँ पे बारिश काफ़ी होती है, पर्वतीय जो इलाके हैं, वहाँ पे आपको ये रेड पांडा क्यूट सा ना देखने को मिलेगा। ओके, अब कुछ बातें जान लेते हैं कि 2 सितंबर में कौन कौन से डे मनाए जाते हैं। बहुत सारे काफ़ी बड़े बड़े जो भी हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं, कुछ उनके बर्थडेज भी आते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि जिनके बर्थडेज आते हैं सितंबर में वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये सब कुछ आपने सुना होगा ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डे मनाए जाते हैं सितंबर में। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 8 सितंबर को साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन डे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे यानी कि विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। क्लियर, तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। अक्सर आपने अपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, किसको यूनिसेफ में सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देखिएगा, और इसका आंसर सोचने की कोशिश करें अगर आपने कहीं पे पढ़ा है, अभी करंट की न्यूज़ है। इसका जो राइट आंसर है वो है वेनेसा नाकाटे। ये एक महिला है, इनको यूनिसेफ में एक एम्बेसडर बनाया गया है। अब यूनिसेफ क्या है, तो बच्चों के लिए है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये है वेनेसा नाकाटे, जिनको यूनिसेफ के नवीनतम सद्भावना राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। क्लियर, कैसी है कार्यकर्ता, जलवायु क्लाइमेट से रिलेटेड ये सोशल वर्कर हैं। अब यहाँ से यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि यूनिसेफ है, यूएनओ वगैरह है, इनके बारे में ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, इनसे तो हमेशा क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं।
ठीक है, तो ये तो आपका स्टैटिक पार्ट हो जाता है, ये आपको पढ़ना ही है। मुख्यालय कहाँ पे है, फुल फॉर्म कहाँ पे है, गठन कब हुआ था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यूनिसेफ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, स्थापना 1946 में हुई थी। प्रमुख कौन है, कैथरीन एम रसेल। संस्थापक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ओके तो ये ध्यान रखिएगा। और दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकास मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि बच्चों से रिलेटेड ये संस्था है, बच्चों की सहायता करना, उनको डेवलप करने के लिए ये संस्था बनाई गई है। ठीक है, आगे चलिएगा। 8वां आपका क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नंजरायन टैंक में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया है? आपके पास ऑप्शंस केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है नंजरायन टैंक में पक्षी अभयारण्य, तो राइट आंसर आपका होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिलनाडु की सरकार ने ये घोषणा की है कि यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य बनाया जाएगा, और ये कैसा होगा, 17वां पक्षी अभयारण्य होगा। ये कुछ बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कितनी 17th बर्ड सेंचुरी होगी, कहाँ पे, नंजरायन टैंक। और ध्यान रखिएगा ये जो जगह है, ये जगह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में। ओके नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। ये तमिलनाडु है, सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे जब आप मैप में देखते हैं, राज्यपाल है RN रवि, राजधानी चेन्नई, और मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। ओके नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, सुमंत कथपालिया किस बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं? नियुक्तियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, मतलब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक आधा क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या इंडस इंड बैंक। ठीक है, तो इसका आपको आंसर करना है सुमंत कथपालिया। तो ध्यान रखिएगा, जो सुमंत कथपालिया है वो इंडस इंड बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं। ये है सुमंत कथपालिया। 2023 से 3 वर्ष के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए इनको फिर से नियुक्त किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंडसइंड बैंक कौन सा है। तो ये एक निजी यानी कि प्राइवेट बैंक है और एक वित्तीय सेवा कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मुख्यालय है मुंबई में, संस्थापक हैं SP हिंदुजा और स्थापना हुई है 1994। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। 2023 के लिए किस देश को शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई है? ऑप्शंस भारत, रशिया, ईरान, पाकिस्तान। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है भारत। ठीक है, भारत इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। 2023 के लिए किस देश को अध्यक्षता सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। तो SCO यानी कि इसको काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की अगली बैठक जो है वो 2023 में भारत में होगी। अभी इसका ये समिट हुआ था 15 और 16 सितंबर को था। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में ईरान में SCO का स्थायी सदस्य भी बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब अध्यक्षता करेगा भारत तो ईरान बन जाएगा इसका स्थायी सदस्य। तो यहाँ पर ये कुछ देश हैं और यहाँ पर ये है SCO यानी कि SCO। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2022 में जो अध्यक्षता की थी वो की थी उज्बेकिस्तान ने। आपने अभी देखा भी होगा कि 15 और 16 सितंबर को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर इस बैठक में शामिल हुए थे। क्लियर? अब यहाँ से ना थोड़ी सी बातें और ध्यान रख लीजिएगा कि SCO की स्थापना जो है वो जून 2001 में की गई थी और स्टार्टिंग में 6 सदस्य थे और अभी जो फाइनल जो फिलहाल है वो कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। तो ये कुछ नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तान 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 ऐसे कुछ करके नाम आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यानी कि हमारी कुछ ये रसमलाई है। IPL के अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम क्या होगा? ये ध्यान रखिएगा, तो गुजरात टाइटंस होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी NDA में किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये है संजय कुमार। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना है जयपुर में बनाया जा रहा है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला जाएगा? तो इग्लू कैफे यानी कि बर्फ से रिलेटेड, बर्फ से ढका हुआ सा होता है, तो ये बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर।
क्लियर? अब बात करते हैं रिवीजन। आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करी हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करवाया है, उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है तो आप फटाफट से ना झक्कास जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे। और कल से हम लोग ऐसे भी करेंगे, जो मैंने आज आपको करवाया है इसका रिवीजन भी कल की क्लास में होगा। ओके देखिएगा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये कुश्ती से रिलेटेड हमारी गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है, तो राइट आंसर आपका होगा दिल्ली। ओके नेक्स्ट देखिएगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उन्होंने 120 फीट ऊंचा जो ध्वज है वो राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट देखें, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946, 1947 या 1948? तो राइट आंसर इसका होगा 1946। नेक्स्ट देखें, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा, बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या जल मंत्रालय? तो अभी हमने देखा ही था आज की क्लास में, तो राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। और इन्होंने ही अंडमान और निकोबार को स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हो रहा है? जर्मनी, फ्रांस, रशिया या सर्बिया? तो राइट आंसर आपका होगा सर्बिया। नेक्स्ट देखें, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? अब यहाँ पे तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ, वैसे आपको खुद को देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्या आपको याद है। तो जब आप इसको क्लास को देखेंगे तो थोड़ा सा पोज करके देख लीजिएगा कि आंसर क्या है। अगर आप खुद से आपके आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। अगर सारे करेक्ट हुए हैं वो भी बताना है, कितने करेक्ट हुए हैं वो भी आपको बताना है। यही तो मेन है ना, कि आप जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आज आपने जो क्लास में पढ़ा है वो आपको याद हुआ है नहीं। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 2-2 घंटे क्लास में नहीं लगाने हैं, बस 15 से 20 मिनट के अंदर आप आज का डेली का करंट अफेयर पढ़ लोगे, जो कि एक तो टाइम सेविंग है और सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, न्यूज़ है, वो आपको यहाँ पे कवर करवा दी गई हैं। ओके डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल? तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। राइट आंसर होगा फुटबॉल। नेक्स्ट देखें, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? लंदन, मॉस्को, डीसी या फिर कतर? तो मैंने आपको बताया था 2022 का कहाँ पे होगा? कतर में होगा। नेक्स्ट देखें, आर.एन. रवि किस राज्य के राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु? तो क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर ऑप्शन, तमिलनाडु। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूनिसेफ अभी हमने डिस्कस किया था, बच्चों से रिलेटेड एक संस्था है जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उनको हेल्प प्रोवाइड करती है। तो इसका मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। जम्मू और कश्मीर किस वर्ष भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? ऑप्शंस 2018, 2017, 19 या 20? तो राइट आंसर है 2020 में 31 अक्टूबर 2019 को इसे अलग से यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्विज। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। कल से हम ये क्लास जो है वो थोड़ा जल्दी लेंगे, ठीक है? आपको जल्दी ये क्लास मिल जाएगी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। और अगर जो भी देख रहे हैं, अगर वो 1 या 2 जनों के साथ भी शेयर करेंगे ना, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगता है तभी आपको शेयर करना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।